Yes, beta, welcome to physics class. Today, beta, we will discuss errors in measurement. तो बेटा एरर का मीनिंग क्या है? क्या मीनिंग है एरर का? दैट इज मिस्टेक, किसी भी टाइप की मिस्टेक। तो मेजरमेंट के अंदर आप किसी भी टाइप की अगर कोई मिस्टेक करोगे, सो दैट मिस्टेक विल बी नॉन एज एरर इन मेजरमेंट। तो बेटा मिस्टेक का मीनिंग क्या है? कोई फॉल्ट, जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पे लिखा होता है कि 220 वोल्ट पे काम करेगा, बट अगर आपके घर में पावर सप्लाई लेस देन 220 वोल्ट आती है तो भी वो उस पे काम करता है, और अगर आपके घर में पावर सप्लाई 240 आती है तो भी उस पे काम करता है वो। बट हमारे इंडिया में डोमेस्टिक सर्किट्स के लिए 220 वोल्ट आपका स्टैंडर्ड पावर सप्लाई है, बट कई बार पावर सप्लाई आपकी 220 वोल्ट से कम भी आती है, ज्यादा भी आती है। तो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कुछ कंडीशंस में, कुछ स्पेशल कंडीशंस में काम करता रहता है। इसका मीनिंग क्या है कि इस पावर सप्लाई में कहीं ना कहीं एरर है, पावर सप्लाई में कहीं ना कहीं एरर है। तो कभी तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपका 220 भी काम करता है, कभी काम करता है लेस देन 220 भी, कभी काम करता है मोर देन 220 पे। इसका मीनिंग जो रेटिंग आपने उस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को दी है 220 वोल्ट, वो प्रॉपर नहीं है। आपको उस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पर लिखना पड़ेगा कि ये 180 से 240 के बीच में काम करता है, 180 से 240 के बीच में काम करता है। इसका मीनिंग क्या है कि आपको उस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की लोअर वोल्टेज और अपर वोल्टेज मेंशन करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इन एनी फील्ड मेजरमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट। किसी भी फील्ड में, किसी भी स्केल पे, किसी भी साइंटिफिक ब्रांच में, किसी भी प्रोसीजर में जो मेजरमेंट होगी वो नेचर में फिक्स नहीं होगी, वो एब्सोल्यूट नहीं होगी। अब मेजरमेंट एब्सोल्यूट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप किसी स्केल पे किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसकी जो लेंथ आएगी, आप ये गारंटी से नहीं कह सकते कि वो फिक्स है, वो यही है। एज्यूम कर लो आपने एक पेन की लेंथ फाइंड आउट करनी है, अगर पेन की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो क्या आप गारंटी से कह सकते हो कि इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है? अगर आप mm वाला स्केल यूज करोगे तो उसकी लेंथ अलग आएगी, और अगर आप स्केल यूज करोगे नैनोमीटर वाला तो उसकी लेंथ अलग आएगी। तो अगर आप स्केल यूज करोगे माइक्रोमीटर वाला तो उसकी लेंथ अलग आएगी। तो अलग अलग स्केल पे उसकी लेंथ की रीडिंग अलग अलग आएगी। इसका मीनिंग अगर आप यूज करते हो सेंटीमीटर वाला स्केल और अगर उसकी वैल्यू आती है 10.1 सेंटीमीटर, 10.1 सेंटीमीटर, और अगर आप स्केल यूज करते हो mm वाला तो अगर उसकी रीडिंग आती है 10.12 सेंटीमीटर, तो अगर आप स्केल यूज करते हो माइक्रोमीटर वाला तो अगर उसकी रीडिंग इन दोनों से अलग आती है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो लेंथ है पेन की वो नेचर में फिक्स मेजरमेंट कैरी नहीं कर रही है। इसका मीनिंग क्या है कि जो मेजरमेंट है नेचर में वो एब्सोल्यूट नहीं है, फिक्स नहीं है। इसका मीनिंग नेचर के अंदर, मेजरमेंट के अंदर एरर प्रेजेंट है। तो कोई भी मेजरमेंट आपकी बिल्कुल प्रॉपर फिक्स नहीं हो सकती, कोई भी मेजरमेंट आपकी नेचर के अंदर फिक्स नहीं है, और हर मेजरमेंट के अंदर किसी ना किसी अमाउंट का एरर प्रेजेंट है। तो इसका मीनिंग, एरर का मीनिंग क्या है? मिस्टेक और एनी फॉल्ट, ये हर मेजरमेंट में प्रेजेंट है। तो अगर आप मार्केट गए हो और आपको किसी प्रोडक्ट को परचेज करना है और आप उसका सर्वे कर रहे हो, तो आपको अलग अलग शॉपकीपर अगर अलग अलग प्राइस उसका बताएंगे तो आपके माइंड में डाउट आ जाएंगे कि इस प्रोडक्ट को मैं किस वैल्यू में परचेज करूं, इस प्रोडक्ट का एग्जैक्ट प्राइस क्या है, इस प्रोडक्ट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो उस केस में आपके माइंड में जो अनसर्टेनिटी आएगी उस प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू को लेके, दैट अनसर्टेनिटी इज नॉन एज एरर, दैट अनसर्टेनिटी इज नॉन एज एरर। अब ये अनसर्टेनिटी आपकी एग्जैक्ट प्राइस को बहुत ज्यादा हाइक भी कर सकती है और एग्जैक्ट प्राइस से बहुत ज्यादा नीचे भी आ सकती है। इसका मीनिंग क्या है कि अनसर्टेनिटी
इसकी वजह से आपको कुछ शॉपकीपर उस प्रोडक्ट का जो प्राइस बताएंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू से काफी ऊपर बताएंगे, और कुछ शॉपकीपर आपको उस प्रोडक्ट का जो प्राइस बताएंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू से काफी नीचे बताएंगे। तो आपको माइंड में डाउट आएगा कि इस प्रोडक्ट का एग्जैक्ट प्राइस क्या है, क्योंकि कुछ जो प्राइस बता रहे हैं वो काफी हाई बता रहे हैं, कुछ काफी लो बता रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, जो एरर है, जो अनसर्टेनिटी है, वो ऊपर भी हो सकती है, वो नीचे भी हो सकती है। इसका मीनिंग क्या है कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज नॉन एज एरर। इट मे बी इन टॉप साइड, इट मे बी इन डाउन साइड, इट मे बी इन फॉरवर्ड साइड, इट मे बी इन बैकवर्ड साइड। इसका मीनिंग हम ये नहीं कह सकते कि जो मेजरमेंट है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है किसी प्रोडक्ट की, वो मार्केट में या सिटी में या किसी मेगा मॉल में फिक्स है। आपको हर जगह उसकी वैल्यू अलग अलग मिल सकती है। इसका मीनिंग क्या है कि हर वेंडर के पास, हर शॉपकीपर के पास उस प्रोडक्ट की वैल्यू अगर माइन्यूट से भी चेंज होके आएगी, तो इसका मीनिंग क्या है, वो माइन्यूट सा जो चेंज होगा उसकी वैल्यू में, वो माइन्यूट सा चेंज आपके माइंड में काफी ज्यादा डाउट्स लेके आएगा। और ये जो डाउट्स आएंगे आपके माइंड में, दीज डाउट्स विल मेक एरर इन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो इस टाइप से हम एरर को डिफाइन करते हैं। तो एरर का मीनिंग क्या है बेटा, दैट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज uncertainty in measurement of any physical quantity। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी आएगी, दैट अनसर्टेनिटी इज नॉन एज एरर और मिस्टेक इन मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो इस टाइप से हम एरर को फाइंड आउट करते हैं। तो एरर हमें कब फील होगा, जब हम मेजरमेंट करेंगे और हमें हर ऑब्जर्वेशन में जो रीडिंग मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी। इसका मीनिंग क्या है, हमारे माइंड में डाउट आ जाएंगे, हमें ये लगेगा कि इस फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है वो फिक्स नहीं है, वो बार बार चेंज हो रही है। सो दिस इज ओनली ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट, दैट इज ओनली ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट। नाउ एरर्स के टाइप्स कितने होते हैं, बेसिक टाइप क्या होते हैं एरर्स के, दैट इज कांस्टेंट एरर, नंबर 2 दैट इज सिस्टमेटिक एरर, नंबर 3 random error, number 4 that is gross error, अब कांस्टेंट एरर का क्या मीनिंग है बेटा। कांस्टेंट एरर अपने नाम से आपको क्या बता रहा है, कांस्टेंट एरर का मीनिंग जब अलग अलग मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस में आपको सेम वैल्यू का एरर मिलेगा, then that error is known as constant error. Whenever any measurement is carrying same value of error in multiple observations, in multiple readings, then that kind of error is known as constant error. So when we are taking observation for any physical quantity, then if we are having same value of error in multiple observations, then that kind of error is known as constant error. तो constant error को आप कैसे रिमूव कर सकते हो, by selecting proper method of measurement। तो अगर आपको किसी पेन की एग्जैक्ट लेंथ का आइडिया है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, अगर उसकी एग्जैक्ट लेंथ है, अगर किसी पेन की एग्जैक्ट लेंथ 10 सेंटीमीटर, बट आपके एक्सपेरिमेंटेशन में उसकी लेंथ बार बार क्या आ रही है, 10.1 सेंटीमीटर, 10.1 सेंटीमीटर, 10.1 सेंटीमीटर। तो तीनों ऑब्जर्वेशंस में जो आपको एरर मिला है उसकी वैल्यू तीनों ऑब्जर्वेशंस में सेम आ रही है, सो इट इज नॉन एज कांस्टेंट एरर। नाउ नंबर 2 सिस्टमेटिक एरर आपके वो एरर होते हैं जिनके हमें रीजन मालूम होते हैं, जिनका
आने का जो रीजन हमें मालूम होता है, तो वो एरर्स जिनका हमें कॉज मालूम हो, दैट काइंड ऑफ एरर इज नॉन एज सिस्टमेटिक एरर। इसका मीनिंग जैसे ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है, ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग या मिली एमीटर की रीडिंग, अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग और मिली एमीटर की रीडिंग अगर एक ही साइड इंक्रीज होती जा रही है, अगर वो वैल्यू एक ही साइड इंक्रीज हो रही है, इसका मीनिंग क्या है, अगर वोल्ट मीटर के अंदर अगर रीडिंग आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, मिली एमीटर के अंदर आपकी रीडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, इसका मीनिंग क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो एरर आ रहा है वो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, वो एरर एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग आप चेक करोगे और वोल्ट मीटर में रीडिंग आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, तो इसका मीनिंग क्या, वोल्ट मीटर के अंदर जो एरर है वो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। इसी टाइप से अगर मिली एमीटर की रीडिंग आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, तो मिली एमीटर के अंदर जो रीडिंग आ रही है वो आपकी एक ही डायरेक्शन में एरर प्रोड्यूस कर रही है। इसका मीनिंग क्या है, whenever errors are coming in one direction, whenever errors are coming in measurement along one direction, then these are known as systematic error। तो इसका मीनिंग अगर हमें सिस्टमेटिक एरर को रिमूव करना है तो हमें ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रॉपर वे से स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि कोई कनेक्शन आपका रॉन्ग वे से कनेक्ट तो नहीं है, या हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो तो नहीं किया। इसका मीनिंग हमें चेक करना है कि हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है या नहीं किया है, हमें कनेक्शंस चेक करने हैं, हमें प्रॉपर वे से कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट को चेक करना है कि जो एक्सपेरिमेंट के कंपोनेंट्स हैं वो हमारे कितने यूज होने चाहिए, कितने यूज नहीं होने चाहिए। तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, तो अगर आप एक्सपेरिमेंट के अंदर हर ऑपरेटर्स का पर्पस प्रॉपर वे से जानते हो, तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको सिस्टमेटिक एरर को रिमूव करने की टेक्निक मालूम है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो सिस्टमेटिक एरर के अंदर कई बार मल्टीपल टाइप्स के एरर आ जाते हैं, दैट इज इंस्ट्रूमेंट एरर, दैट इज पर्सनल एरर, दैट इज इम्परफेक्शन एरर, दैट इज लिस्ट काउंट एरर। तो ये सारे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किए थे। एक एरर होता है बेटा इम्परफेक्शन एरर। इम्परफेक्शन एरर में क्या होगा, अगर आपको किसी बॉडी का टेम्परेचर मालूम करना और आपने थर्मामीटर को उल्टा पकड़ लिया है, इसका मीनिंग अगर आप उसको टच करोगे उस बॉडी के साथ तो आपको थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर नहीं मालूम चलेगा। इसका मीनिंग आपके अंदर इम्परफेक्शन है एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो इसी टाइप से अगर आपने ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट के अंदर वोल्ट मीटर एमीटर को रॉन्ग वे से कनेक्ट किया है तो रीडिंग आपको प्रॉपर कभी नहीं मिलेंगी। सो दैट काइंड ऑफ इम्परफेक्शन इन डूइंग एक्सपेरिमेंट इज नोन एज इम्परफेक्शन एरर। तो ये आपका सिस्टमेटिक एरर के अंदर ही आएगा। आप इसको रिमूव कैसे कर सकते हो, बाय डिटेक्टिंग सोर्सेज ऑफ एरर वी कैन रिमूव दैट इम्परफेक्शन एरर, एंड बाय टेकिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपेरिमेंट। तो अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर को पढ़ोगे, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट की नॉलेज गेन करोगे और प्रॉपर एक्सपेरिमेंट की टेक्निक गेन करोगे, देन आफ्टर यू कैन रिमूव इम्परफेक्शन एरर। तो सिस्टमेटिक एरर के अंदर पर्सनल एरर भी आता है, दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपेरिमेंटर। तो जब आपका ऑब्जर्वर, जब आपका एक्सपेरिमेंट करने वाला साइंटिस्ट एक्सपीरियंस नहीं रखेगा एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, देन आफ्टर ही विल शो पर्सनल एरर इन एक्सपेरिमेंटेशन। तो अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अगर उसके अंदर स्किल नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो वो साइंटिस्ट या वो ऑब्जर्वर एक्सपेरिमेंट प्रॉपर वे से परफॉर्म नहीं करेगा। सो दैट काइंड ऑफ एरर इज नोन एज पर्सनल एरर। नाउ लिस्ट काउंटर भी इसी के अंदर आता है। लिस्ट काउंटर का मीनिंग क्या बेटा, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्केल पे मेजर कर रहे हो, बट अगर ऑब्जेक्ट का डायमेंशन, अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ स्केल की लोअर मेजरिंग यूनिट से भी कम है, तो आपको उस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट उस स्केल पे नहीं मिलेगी। अब मान लो किसी की लेंथ है 0.001 सेंटीमीटर और आप इसको किस पे मेजर कर रहे हो, सिंपल सेंटीमीटर वाले स्केल पे। अब सिंपल सेंटीमीटर वाले स्केल पे आपकी जो एक डिवीजन होगी वो कितना कैरी करेगी, 0.1 सेंटीमीटर। अब 0.1 सेंटीमीटर से भी कम इस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है, तो अगर आप इसको यहां रखोगे तो आपको बार बार आंसर क्या मिलेगा, बार बार आपको आंसर 0.1 मिलेगा। तो ये आंसर कभी भी आपको नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग है दैट काइंड ऑफ एरर इज नॉन एज
लिस्ट काउंट एरर। देन रैंडम एरर। रैंडम एरर का मीनिंग वो एरर जिसका हमें कॉज नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम वो कहां से आया, हमें नहीं मालूम वो कहां से आया। कई बार क्या होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, क्या होता है कि कभी तो स्केल पे डस्ट विजिबल होती है, कभी डस्ट विजिबल नहीं होती। इसका मीनिंग क्या है कि कभी स्केल पे डस्ट पार्टिकल आपके डिपॉजिट हो जाते हैं, कभी स्केल से डस्ट पार्टिकल हट जाते हैं। तो कभी तो रीडिंग करेक्ट आती है, कभी रीडिंग आपकी इनकरेक्ट आती है। तो हमें उस केस में एरर का कॉज, एरर के आने का रीजन नहीं मालूम चल पाता, सो दैट काइंड ऑफ एरर इज नोन एज रैंडम एरर। तो रैंडम एरर को अगर रिमूव करना है तो आपको एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करके देखना पड़ेगा। जितनी बार आप परफॉर्म करोगे उतनी बार ये एरर आपका कम होता जाएगा। नाउ नेक्स्ट है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर का मीनिंग जब कोई एक्सपेरिमेंटर, जब कोई ऑब्जर्वर बहुत ज्यादा केयरलेस एटीट्यूड, केयरलेस बिहेवियर शो करेगा ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसका मीनिंग जब वो एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कर रहा है और उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा केयरलेस वाला बिहेवियर है, वो बिल्कुल भी प्रिकॉशंस नहीं ले रहा, वो बिल्कुल भी सोर्सेज ऑफ एरर को नहीं जानता कि एरर कहां से आ सकते हैं, तो दैट काइंड ऑफ एरर इज नोन एज ग्रॉस एरर। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंटर, अगर कोई ऑब्जर्वर एक्सपेरिमेंट करते टाइम बिल्कुल भी प्रिकॉशन कैरी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी सोर्सेज ऑफ एरर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा, तो इसका मीनिंग क्या है कि उसका एक्सपेरिमेंट कभी भी प्रॉपर वे से परफॉर्म नहीं हो सकता। सो दैट काइंड ऑफ एरर इन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ग्रॉस एरर। इट इज द एरर ड्यू टू केयरलेसनेस अप्रोच ऑफ ऑब्जर्वर और एक्सपेरिमेंटर। तो जो एक्सपेरिमेंटर, जो ऑब्जर्वर है, अगर वो बहुत ज्यादा केयरलेसनेस शो कर रहा है during performance of experimentation, then that error is known as gross error. तो जो एरर आपका रीडिंग में आएगा, that error is known as gross error. तो ग्रॉस एरर को अगर रिमूव करना है तो उसको किस पे फोकस करना है, सोर्सेज ऑफ एरर पे और प्रिकॉशंस पे। तो उसको प्रिकॉशन, सोर्सेज एरर को ध्यान रखना है और बिल्कुल भी केयरलेस एटीट्यूड नहीं रखना है। तो अगर वो केयरलेस होगा तो उसका एक्सपेरिमेंट ग्रॉस एरर कैरी करेगा। ग्रॉस एरर, मल्टीपल एरर उसके अंदर आ जाएंगे एंड सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एरर इज नोन एज ग्रॉस एरर। तो इस टाइप से हम कहते हैं कि केयरलेस एटीट्यूड हमेशा मेजरमेंट में एरर ही लेके आएगा। तो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मीनिंग क्या है बेटा, किसी फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू, किसी फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू। अब अगर आपको अपनी कार सेल करनी है, अगर आपको अपनी कार सेल करनी है और आपके माइंड में अपनी कार की ट्रू वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ट्रू वैल्यू के लिए आप कहां जाओगे, ट्रू वैल्यू शोरूम पे जाओगे, नहीं जाओगे? तो आप ट्रू वैल्यू शोरूम पे अपनी कार का प्रॉपर प्राइस निकलवाओगे, नहीं निकलवाओगे? तो वहां पर आपको मालूम चलेगा कि आपकी कार की वैल्यू इस टाइम पे कितनी है। सो दैट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज ट्रू वैल्यू ऑफ योर व्हीकल। ट्रू वैल्यू ऑफ योर व्हीकल। नाउ अब अगर एज्यूम कर लो आपको अपनी कार सेल करनी है और आपके माइंड में डाउट है कि आपकी कार 2,80,000 में भी जा सकती है, 2,90,000 में भी जा सकती है। फिर आपने क्या किया, अपने आप को करेक्ट करने के लिए आप अपनी कार को ट्रू वैल्यू शोरूम पे लेके जाते हैं और वहां आपकी कार का प्राइस क्या निकल के आता है, 2,85,000। 2,85,000। इसका मीनिंग क्या है, जो आपके माइंड में अनसर्टेनिटी थी कहां पर, 2,80,000 और 2,90,000 के बीच में, वो अनसर्टेनिटी किसने रिमूव की, ट्रू वैल्यू शोरूम ने। तो वहां जाके आपको अपनी कार की अप्रोक्सीमेट ट्रू वैल्यू मालूम चली, दैट इज 2,85,000। बट अगर आप इसी व्हीकल को किसी और ट्रू वैल्यू शोरूम में लेके जाओगे, अगर वहां आपको हल्का सा वेरिएशन मिलेगा तो आपको ये लगेगा कि यहां पर जो वैल्यू आई है वो पहले वाली वैल्यू से डिफरेंट है। इसका मीनिंग अगर आप अलग अलग ट्रू वैल्यू शोरूम में जाओगे तो आपको कार की
जो ट्रू वैल्यू मिलेगी वो डिफरेंट भी मिल सकती है, क्योंकि वहां पर जो उनके ऑब्जर्वेशन के पैरामीटर है वो अलग अलग हो सकते हैं, उनका जो टेक्निक है ट्रू वैल्यू निकालने का वो अलग अलग हो सकता है। तो हर टेक्निक पे डिपेंड करता है ट्रू वैल्यू की वैल्यू क्या आएगी। इसका मीनिंग क्या है कि हर टेक्निक के अंदर किसी प्रोडक्ट की ट्रू वैल्यू अलग अलग आ सकती है। इसका मीनिंग क्या है, हर स्केल पे हर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू अलग अलग आ सकती है। तो अगर आप स्केल चेंज करोगे तो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू भी चेंज होगी। इसका मीनिंग क्या है कि नेचर में कोई भी असेसमेंट, नेचर में कोई भी मेजरमेंट आपकी फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। हर स्केल पे आंसर आपको अलग अलग मिलेगा। तो ट्रू वैल्यू का मीनिंग क्या है, ट्रू वैल्यू का मीनिंग ये है कि अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट वैल्यू। तो हम ट्रू वैल्यू को बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कह सकते। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि कोई भी मेजरमेंट नेचर में फिक्स नहीं है, नेचर में एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसका मीनिंग, ट्रू वैल्यू का मीनिंग क्या है कि नियरली एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, इट मे चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ स्केल। तो ये आपकी स्केल चेंज करने से चेंज हो सकती है। तो अगर हम एक स्केल को ही फिक्स करेंगे तो उस एक स्केल के लिए ये आपकी नियरली ट्रू वैल्यू हो सकती है। तो अगर आप किसी मेजरमेंट के अंदर एक स्केल को फिक्स कर दोगे तो वहां पर जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर होगी, जो उसकी वैल्यू आएंगी, आप उन वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को ट्रू वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। तो अब आपको चेक करना है कि ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करते हैं। ट्रू वैल्यू का मीनिंग द वैल्यू विच इज वेरी नियर टू एब्सोल्यूट वैल्यू। आप इसको लिख सकते हो, ट्रू वैल्यू का मीनिंग द वैल्यू विच इज वेरी नियर टू absolute value is known as true value। अब मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज ए, मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज ए। इसका मीनिंग अब मुझे इस फिजिकल क्वांटिटी को किसी स्केल पे मेजर करना है। तो अब मैं इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंटेशन करूंगा। तो मैं इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखूंगा। तो अगर मैं मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट करूंगा इस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो मेरे पास मल्टीपल इसकी ऑब्जर्वेशंस आएंगी, मल्टीपल इसकी रीडिंग्स आएंगी। क्या क्या रीडिंग आएंगी बेटा, A1, A2, A3, A4, A5। इसका मीनिंग मेरे पास ये जो 5 ऑब्जर्वेशंस आई हैं, इन 5 ऑब्जर्वेशंस में से कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन तो आपकी ट्रू वैल्यू के आसपास होगी। बट अब मैं ये कैसे बताऊं कि A1 आपकी ट्रू वैल्यू है, A2 ट्रू वैल्यू है, A3 ट्रू वैल्यू है, A4 ट्रू वैल्यू है या A5 ट्रू वैल्यू है। तो अब यहां कंफ्यूजन हो गया। अब यहां पर हम पजल हो जाएंगे कि इन पांचों में से कौन सी वैल्यू आपकी करेक्ट है। तो अगर आपको ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास में जाना है तो आपको इन सब का एवरेज लेना पड़ेगा। एवरेज वैल्यू के अंदर A1 का इफेक्ट भी आएगा, A2 का इफेक्ट भी आएगा, A3 का इफेक्ट भी आएगा, A4 का इफेक्ट भी आएगा और A5 का इफेक्ट भी आएगा। इन सब का इफेक्ट एवरेज वैल्यू के अंदर आ जाएगा। सो दैट value is very near to, so that average value is very near to true value, very near to exact value। तो इसका मीनिंग हम इन सब का मीन लेंगे। मीन लेने से हम इसका वेटेज भी रखेंगे, इसका वेटेज भी रखेंगे, इसका वेटेज भी रख लेंगे, इसका वेटेज भी रख लेंगे, इसका भी वेटेज हम रखेंगे। तो सबका वेटेज आपका एक वैल्यू के अंदर आ जाएगा और जिसको हम क्या बोलेंगे, that is mean value or nearly true value। So A bar is known as approximate true value, it is known as approximate true value। तो इसको हम बोलेंगे approximate true value। So रियलिटी में ट्रू वैल्यू नहीं है लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन में ट्रू वैल्यू है। इट इज वेरी नियर टू एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, अगर आपको उस फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपर वे से मेजरमेंट में लेके आना है तो आप उसके लिए मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट करोगे। तो आप हर एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन को
प्रॉपर वे से नोट डाउन करोगे, फिर उन सब का मीन लोगे, दैट मीन वैल्यू इज नियरली इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये था आपका ट्रू वैल्यू। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सिंपल एरर इन मेजरमेंट, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। तो अब चेक करेंगे बेटा एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। अब चेक करेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। अब हम चेक करने वाले हैं बेटा एब्सोल्यूट एरर, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। इसको बोलते हैं हम सिंपल एरर और सिंपल एरर। अब मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की और आपका आंसर आया 10.02 सेंटीमीटर। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है किसको लेके, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को लेके, दैट इज 10.02 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी मीन वैल्यू क्या है, इसकी नियरली ट्रू वैल्यू क्या है, दैट इज ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ, दैट इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ इस ऑब्जर्वेशन में कितना सिंपल एरर आपको मिला। L1 माइनस मीन वैल्यू दैट इज 0.02 सेंटीमीटर, दैट इज 0.02 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग ये जो आपने वैल्यू ऑब्जर्व की ये 0.02 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे, ट्रू वैल्यू से, किससे, ट्रू वैल्यू से। इसका मीनिंग whenever we have difference in observed value and true value then we will have absolute error और simple error। ये है बेटा simple error और absolute error। तो हम absolute error को define कैसे करेंगे, the difference in magnitude of observed value and true value is known as absolute error। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस जो आएगा दैट इज एब्सोल्यूट एरर और सिंपल एरर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, देन इट इज मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, नाउ दैट इज माइनस 0.02 सेंटीमीटर, माइनस 0.02 सेंटीमीटर। बट बेटा हम एब्सोल्यूट वैल्यू का जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये माइनस साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मीनिंग अगर मैं L1 माइनस L डैश के ऊपर मोड लगाऊंगा तो आंसर क्या आएगा 0.02। ऐसे अगर मैं लगाऊंगा L डैश माइनस L1 के ऊपर अगर मोड लगाऊंगा तो आंसर क्या आएगा अगेन 0.02 सेंटीमीटर। बेटा डैश का मीनिंग है मीन, डैश का मीनिंग है बार, तो आप इसको L बार भी बोल सकते हो, इसको आप L एवरेज भी बोल सकते हो, इसको आप ट्रू वैल्यू बोल सकते हो, इसको आप L डैश भी बोल सकते हो, ये चॉइस है आपकी। तो हम ऑब्जर्व वैल्यू में से मीन वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमें एरर मिलेगा, और अगर हम ऐसा करते हैं मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो भी हमें एरर का ही आंसर मिलेगा। लेकिन यहां एरर अगर नेगेटिव है तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो एरर की वैल्यू आपकी दोनों केस में सेम आएगी, और हमेशा हम एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। तो ये माइंड से हटा दो कि अगर आपने ऐसे लिख दिया कि ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और या फिर आपने ऐसे लिख दिया कि मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, तो इन दोनों में कोई चेंज आ जाएगा, दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। हम दोनों केस में मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, हम दोनों केस में मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप अपने आप लिख सकते हो, द डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ observed value and true value is known as absolute error। अब हम आगे फाइंड आउट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम आगे फाइंड आउट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम बेटा आगे फाइंड आउट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर अगर हमारे पास किसी फिजिकल क्वांटिटी की मल्टीपल रीडिंग्स हैं सच एज A1, A2, A3, A4, A5, और हमने इन मल्टीपल रीडिंग्स में से क्या निकाल लिया, ट्रू वैल्यू का आंसर। ट्रू वैल्यू क्या आएगा A1 प्लस A2
प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन 5। तो अब हमें इस फिजिकल क्वांटिटी की मल्टीपल रीडिंग्स हमें गिवन है, मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है। हमने कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया बेटा? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, और हमें ये मिली नियरली ट्रू वैल्यू, दैट इज ए मीन ए एवरेज, दैट इज नियरली ट्रू वैल्यू। तो अब मुझे बताओ कि आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कितनी मिस्टेक की थी? आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कितना एरर आपने कंटेन किया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में? इसका मीनिंग फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आपने कितने अमाउंट में मिस्टेक की है। तो मिस्टेक कैसे निकालोगे? बाय सिंपल एरर, बाय सिंपल एब्सोल्यूट एरर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपकी ट्रू वैल्यू आएगी उससे हम आपकी मल्टीपल ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करेंगे। जो कंपैरिजन होगा वो हमें बताएगा कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आपने कितना मिस्टेक किया है, नंबर 2 में आपने कितनी मिस्टेक की है, नंबर 3 में आपका कितना फॉल्ट है, नंबर 4 में आपका कितना फॉल्ट है, नंबर 5 में आपका कितना फॉल्ट है। तो अब आप अपने फॉल्ट कैसे निकालोगे, अपनी मिस्टेक कैसे निकालोगे? अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बाय यूजिंग सिंपल फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट एरर, बाय यूजिंग सिंपल formula of simple error, that is absolute error, that is absolute error. Now अब absolute error को आप क्या सिंबल दोगे? absolute error का एक सिंबल भी होगा बेटा। सिंबल से हमें ये आइडिया मिलेगा कि ये जो एरर है ये आपका सिंपल एरर है, ये एरर आपका एब्सोल्यूट एरर है। तो अब चेक करते हैं कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को हम करें कंपेयर किसके साथ? ट्रू वैल्यू के साथ। अब कंपेयर कैसे करोगे? दैट इज डेल्टा A1, डेल्टा A1 इक्वल टू डेल्टा A1 इक्वल टू एवरेज वैल्यू माइनस A1। बेटा ये किसका फार्मूला है? इट इज फार्मूला ऑफ एब्सोल्यूट एरर, दैट इज डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या देगा? एब्सोल्यूट एरर। नाउ इट इज नॉन एज एब्सोल्यूट एरर in first observation, in first observation, it is absolute error in first observation। तो डेल्टा किसका सिंबल है बेटा? इट इज सिंबल ऑफ, ये ट्रायंगल किसका सिंबल है बेटा? इट इज सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो A1 क्या शो कर रहा है? इट इज योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, और डेल्टा क्या शो कर रहा है? ट्रायंगल को हम डेल्टा बोलेंगे, दैट इज डेल्टा। ये डेल्टा क्या शो कर रहा है? इट इज एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड इट इज इक्वल टू A बार माइनस A1, A बार माइनस A1। अब इसी टाइप से अगर आप नंबर 2 एक्सपेरिमेंट के अंदर अपनी गलती को फाइंड आउट करोगे, अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करोगे, तो क्या आएगा? A एवरेज माइनस A2, A एवरेज माइनस A2। अब यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A2 माइनस A एवरेज, ये आपकी चॉइस है। हमें बाद में इन सब का मैग्नीट्यूड ही लेना है। अब चेक करते हैं A3 बोलो क्या आएगा? A बार माइनस A3। ऐसे ही डेल्टा ट्रायंगल A4 क्या आएगा? A बार माइनस A4। डेल्टा A5 बोलो क्या आएगा? A बार माइनस A5, A बार माइनस A5। तो अब हम इसके बाद बेटा क्या निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब चेक करना ध्यान से, मीन एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे? नाउ मीन एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे? चेक करना बेटा ध्यान से। नाउ मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A एवरेज, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको बोलेंगे बेटा हम मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा बेटा? सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स। क्या लिखेंगे? सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। इसका मीनिंग सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ all absolute errors upon number of errors, upon number of errors। तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, sum of magnitude of all individual absolute errors in all observations
अपॉन नंबर ऑफ एरर्स। तो हमने यहां पर मोड क्यों लिया बेटा, हो सकता है आपका ये वाला एरर नेगेटिव आ जाए, ये वाला एरर आपका पॉजिटिव आ जाए। तो अगर मान लो कि आपका डेल्टा A1, अगर आपका डेल्टा A1 आ गया प्लस 0.1, डेल्टा A2 आ गया माइनस 0.1, तो अगर हम बिना मोड लगाए इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका मीनिंग आपने इन 5 एक्सपेरिमेंट्स में 5 टाइम्स मिस्टेक किया, लेकिन आप मिस्टेक्स यहां कितने टाइम ले रहे हो, ओनली 3 टाइम, और नीचे आपने 5 लिख दिया। तो नीचे तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आपका 5 है और ऊपर आप क्या ले रहे हो, ओनली सम ऑफ 3 एब्सोल्यूट एरर्स। तो ये मिस्टेक होने से क्या होगा, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर करेक्ट नहीं आएगा, ये करेक्ट नहीं आएगा। तो कभी भी मीन एब्सोल्यूट एरर में आपको इंडिविजुअल एरर्स को बिना मोड के ऐड नहीं करना, ताकि नेगेटिव वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मीनिंग इन इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स को आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही लेना, इनको मोड की फॉर्म में ही लेना है। सो दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ये था आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब आपको ये मालूम चल चुका है कि जो आपकी मीन वैल्यू, जो आपकी ट्रू वैल्यू है, इस ट्रू वैल्यू के अंदर ऑन एवरेज इतना एरर आपका प्रेजेंट है। तो अगर आपको इस फिजिकल क्वांटिटी की मार्केट में वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या लिखोगे, ए मार्केट वैल्यू। तो ये मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है, दैट इज ये आपकी नियरली ट्रू वैल्यू है और इसमें कितना एरर आपका प्रेजेंट हो सकता है, प्लस माइनस डेल्टा ए बार, प्लस माइनस डेल्टा ए बार। तो ए फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू आपने यहां पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिकॉर्ड की है, वो वैल्यू क्या रिकॉर्ड की है, दैट इज नियरली ट्रू वैल्यू। और इस ट्रू वैल्यू में ऑन एवरेज कितना मीन एब्सोल्यूट एरर हो सकता है, दैट इज प्लस माइनस डेल्टा ए बार, प्लस माइनस डेल्टा ए बार। इसका मीनिंग कई बार अगर आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो, सपोज कर लो आपको अगर किसी पेन की लेंथ फाइंड आउट करनी है और अगर उसकी एग्जैक्ट लेंथ 10 सेंटीमीटर और आपका आंसर क्या आ रहा है, 9.9 आ रहा है या 10.1 सेंटीमीटर आ रहा है, 9.9 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास दोनों वैल्यू कैसी आ रही है, ट्रू वैल्यू से कम आ रही है वैल्यू एक बार, और एक बार वैल्यू कैसी आ रही है, मोर देन ट्रू वैल्यू आ रही है। अब यहां चेक करो कि यहां पर जो एरर आएगा और यहां जो एरर आएगा, ये दोनों एरर आपके अलग अलग डायरेक्शन में है या नहीं है। ये एरर आपका पॉजिटिव साइड में है, ये एरर आपका नेगेटिव साइड में है। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है, जो आपकी अनसर्टेनिटी है, वो ऊपर भी हो सकती है, वो नीचे भी हो सकती है। तो हमें दोनों साइन कैरी करने हैं, मार्केट के अंदर जो आपका एरर है वो प्लस साइन वाला भी हो सकता है, माइनस साइन वाला भी हो सकता है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप मार्केट में जाते हो और अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो आपके माइंड में एक गैस क्या होगी कि ये प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम इस प्राइस का हो सकता है और मिनिमम से मिनिमम इस प्राइस का हो सकता है। इसका मीनिंग क्या, आपके माइंड के अंदर दोनों टाइप की अनसर्टेनिटी होती है, अपर साइड वाली भी और डाउन साइड वाली भी। इसका मीनिंग क्या है कि एरर आपका दोनों साइड चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी चलेगा और राइट हैंड साइड भी चलेगा। तो एरर के बेटा दोनों साइन होंगे, प्लस साइन भी होगा, माइनस साइन भी होगा। इसका मीनिंग इन ऑब्जर्वेशंस में कुछ एरर आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ एरर्स आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो अगर इन ऑब्जर्वेशंस में कुछ एरर आपके पॉजिटिव है, कुछ एरर आपके नेगेटिव है, तो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर में वो दोनों सिंबल लेने हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ताकि इन एरर्स का कंट्रीब्यूशन आपका मीन एब्सोल्यूट एरर में विजिबल हो, मीन एब्सोल्यूट एरर में विजिबल हो। सो दैट इज ऑल अबाउट मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये आपकी मार्केट वैल्यू है जो मार्केट के अंदर पब्लिश हुई है कि ये प्रोडक्ट आपका इस एवरेज वैल्यू को कैरी करेगा और साथ में ये इसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, ये इसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। इसका मीनिंग मार्केट के अंदर जो ए फिजिकल क्वांटिटी है, मार्केट के अंदर जो ए फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मोर देन इक्वल टू ए बार माइनस डेल्टा ए बार एंड लेस देन इक्वल टू ए बार प्लस डेल्टा ए बार, प्लस डेल्टा ए बार। इसका मीनिंग अगर ये वैल्यू आपकी
अगर ये वैल्यू आपकी फिजिकल क्वांटिटी की है तो ये फिजिकल क्वांटिटी मार्केट के अंदर 9.9 सेंटीमीटर भी हो सकती है और मार्केट के अंदर ये वैल्यू 10.1 सेंटीमीटर भी हो सकती है। इसका मीनिंग मार्केट के अंदर इस फिजिकल क्वांटिटी की ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन के टाइम पे ये दो आंसर आए थे 9.9 और 10.1। इसका मीनिंग ये फिजिकल क्वांटिटी 9.9 भी हो सकती है और ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी 10.1 भी हो सकती है। तो इस टाइप से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पहले मेजर करेंगे, फिर उसकी मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर अलग अलग ऑब्जर्वेशंस में एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर लेंगे, फिर हम उस फिजिकल क्वांटिटी की रिकॉर्डेड वैल्यू लिखेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी की हम प्रॉपर मार्केट वैल्यू लिखेंगे कि मार्केट में वो किस वैल्यू से पब्लिश होगी, तो ये उसकी मार्केट के अंदर पब्लिशिंग वैल्यू है, इस वैल्यू से हम इसको पब्लिश करेंगे। जैसे आपको मालूम होगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होते हैं उसके ऊपर एक मेटालिक चिप लगी होती है जिसके ऊपर उसकी रेटिंग लिखी होती है, उस पर लिखा मिलेगा आपको कि ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच में काम करेगी, 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच में काम करेगी, या फिर ऐसे लिखा मिलेगा कि ये डिवाइस आपका 200 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच में काम करेगा। इसका मीनिंग हमारे पास दो वैल्यू गिवन है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के ऊपर, दैट इज 200 वोल्ट एंड 240 वोल्ट। तो हमें दोनों साइड की वैल्यू गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी गिवन है और राइट हैंड साइड की वैल्यू गिवन है। उसी टाइप से हमारे पास दो वैल्यू है 9.9 और 10.1। तो हमें मालूम होना चाहिए कि मार्केट के अंदर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो थ्रू एक्सपेरिमेंट उसके अंदर एरर भी हो सकता है। तो एरर हो अगर हमें मालूम है तो हम मार्केट के अंदर उसकी इस टाइप से वैल्यू लिखेंगे, दैट इज नियरली ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इस प्रोडक्ट के अंदर इतना एरर हो सकता है, इस प्रोडक्ट के अंदर जो प्राइस है वो मीन वैल्यू में इतना ऐड होके आ सकता है या मीन वैल्यू में से इतना माइनस होके भी आ सकता है। इसका मीनिंग हमें ये मालूम होना चाहिए मार्केट के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो दोनों साइड कैसी है, वो दोनों साइड कैसी है। तो हमें कोई प्रोडक्ट 10 रुपीज महंगा मिल सकता है, हमें कोई प्रोडक्ट 10 रुपीज कॉस्टली मिल सकता है, हमें कोई प्रोडक्ट 10 रुपीज चीप भी मिल सकता है। इसका मीनिंग क्या है कि हमें अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो वो हमें 10 रुपये कभी सस्ता मिल सकता है, कभी 10 रुपये में महंगा मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी कैसी है, मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी कैसी है। नाउ नेक्स्ट वी हैव रिलेटिव एरर, नेक्स्ट वी हैव रिलेटिव एरर। बेटा रिलेटिव एरर कौन सा होता है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर इज नोन एज फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर इज नोन एज फ्रैक्शनल एरर। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का नेम है बेटा फ्रैक्शनल एरर, दैट इज फ्रैक्शनल एरर, दैट इज फ्रैक्शनल error. So whenever we have error in fraction, then that error is known as relative error or fractional error. अब ये फ्रैक्शनल एरर क्या होगा बेटा, एक तो सिंपल एरर होता है कि ऑब्जर्व वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर दो, सिंपल एरर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें उसी एरर को फ्रैक्शन की फॉर्म में निकालना, हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। मान लो आपके मार्क्स 390 आए आउट ऑफ 500, आपके मार्क्स कितने आए बेटा 390 आउट ऑफ 500। तो 500 में से आपके मार्क्स 390 आए हैं, तो कितना एरर है बेटा, कितना एब्सोल्यूट एरर है आपके मार्क्स में, दैट इज 500 माइनस 390। ये आपका एब्सोल्यूट एरर आ गया, ये आपका एब्सोल्यूट एरर आ गया, दैट इज 110। ये आपका एब्सोल्यूट एरर आ चुका है। अब मुझे इसी एरर को रिलेटिव एरर में चेंज करना है, मुझे इसी एरर को रिलेटिव एरर में चेंज करना है। तो मैं कैसे चेंज करूंगा इसको, मुझे मालूम है कि आपके मार्क्स में कितना चेंज है, आपके मार्क्स में कितना चेंज है 500 माइनस 390, चेंज इन योर मार्क्स अपॉन मीन वैल्यू दैट इज 500 वैल्यू। तो 500 आपके टोटल मैक्सिमम मार्क्स है और आपने कितने ऑब्टेन किए 390। तो कितना सिंपल एरर है आपके मार्क्स में 500 माइनस 390 अपॉन मैक्सिमम मार्क्स।
तो ये आपके मार्क्स का फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा और ये आपके मार्क्स का सिंपल एरर है। तो आपके मार्क्स में कितना एरर है कि आपको कितने मार्क्स कम मिले हैं, तो आपको यहां मालूम चलेगा 110 मार्क्स आपको यहां कम मिले हैं। और अगर आपको फ्रैक्शन मालूम करना हो कि फ्रैक्शन में मुझे कितने मार्क्स कम मिले हैं, तो आप इस फॉर्म से वो फाइंड आउट कर सकते हो। सो दैट इज रिलेटिव एरर, दैट इज फ्रैक्शनल एरर। तो यहां पर आपके मार्क्स जितने कम हुए फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएंगे, यहां पर वो मार्क्स आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएंगे। यहां पर कंपैरिजन आप कर रहे हो किसके साथ, 500 के साथ फ्रैक्शन फॉर्म में, यहां आप कंपैरिजन कर रहे हो 500 के साथ सिंपल फॉर्म में। तो कंपैरिजन आपका दो टाइप से हो सकता है, सिंपल फॉर्म में और फ्रैक्शन की फॉर्म में। हम इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखते हैं क्या एग्जांपल है। हम इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा।